हेलो हाय, वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो ये यूपीपीएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। उसमें ये दूसरी वीडियो ही है, इसको तीसरी नहीं मानेंगे। डे 2 की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। डे 2, ठीक है, 60 दिन का प्रोग्राम है। डे 2 की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जो कि इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। इन्वायरमेंटल टॉपिक्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट है। बेसिकली क्या हुआ कि उस वीडियो को मैं पॉज करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉप्ड हो गई, ठीक है। तो उसका ही पार्ट है। इसमें क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, लेकिन इसमें कुछ जो है समिट्स भी, अर्थ समिट को एक तरफ करके दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो पहली जो अर्थ समिट हुई थी रियो ब्राज़ील में हुई थी 1992 में, 1992 में, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो फंड है ये लॉन्च किया गया था इसमें, और एजेंडा 21 लॉन्च किया गया था। इस समिट को और किस नाम से जानते हैं तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। दूसरी जो अर्थ समिट थी Rio+5 कहते हैं, 1997 न्यूयॉर्क में हुई थी। और थर्ड जो समिट थी Rio+10 2002 जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। इसको जो है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट समिट को यूएन समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से आप जो है Rio+10 जो कि 2002 में हुई थी जोहानिसबर्ग में, इसको जानते हैं, ठीक है। रियो जो फोर्थ अर्थ समिट जो है Rio+20 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही ये भी होती है, ठीक है। तो पहली और आखिरी जो है ये दोनों ब्राज़ील में हुई हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसको यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखेंगे। ये क्वेश्चंस जो है ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीपीसीएस पूछ चुका है, ठीक है। और ये वाले पार्ट भी आप ढंग से याद रखेंगे, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये समिट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछी जाती हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये जो Rio+20 है 2012 वाला, रियो डी जेनेरियो साउथ ब्राज़ील में जो हुआ, इसका जो थीम था फ्यूचर वी वांट, ठीक है। थीम है फ्यूचर वी वांट, और इसमें पेज लॉन्च किया गया था। पेज जो है क्या है, इसको इन्वायरमेंट वाली जो अभी यूपीपीसीएस डे 2 वाले में हमने ढंग से डिस्कस किया है, काक्सा और पेज को, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज एक्सप्लेन्ड इन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि 1987 में हुआ था, जिसको ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसका जो ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है, या वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, ठीक है, WCED, इसका जो थीम था आवर कॉमन फ्यूचर। और Rio+20 जो 2012 में हुई थी, इसका थीम था फ्यूचर वी वांट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। बेसिकली जो है 1972 की जो 1972 की जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन एनवायरनमेंट समिट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये बर्टलैंड जो रिपोर्ट आई, जिसको आप बोलते हैं बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, 1987। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात यहीं पे की जाती है, ठीक है। और इसकी थीम होती है आवर कॉमन फ्यूचर। इसके बाद जो है इसी क्रम में रियो ब्राज़ील में अर्थ समिट होती है, फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में। उसके बाद अर्थ समिट्स 2012 तक होती हैं। और इसमें जो है कई चीज़ें लॉन्च की गई थी। इसमें जो है CBD आया था, सॉरी, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC आया था, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक। और जो ये 1972 वाला था, इससे UNEP आया था, ठीक है। UNEP, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, ठीक है। चलिए, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड इस्टेब्लिश्ड एट COP7। तो COP7 हुआ था 2001 में मरकेश में। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड कहाँ पे बनाया गया था, ये COP7 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7 में मरकेश में हुई थी। मरकेश कहाँ है, कमेंट में बताइए, 2001 में। और इसी मरकेश एग्रीमेंट के तहत जो है क्योटो प्रोटोकॉल भी लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लाया गया, जो है क्योटो प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी, ये COP7 की तहत नहीं लाया गया। इसका मसौदा जो कि 1997 का 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसकी जो डिटेल गाइडलाइन है वो ये COP7 मैराकेश में जो है यहाँ पे दी गई। और क्योटो प्रोटोकॉल जो लॉन्च हुआ था ये 2005 में हुआ था। इसमें 2 फेजेज हैं। जो फर्स्ट फेज है क्योटो प्रोटोकॉल में, ये 2005 से लेके 2012 तक है। और सेकेंड फेज जो है
इसमें 2013 से लेके 2020 तक है। 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाता है, इसके जगह पे पेरिस एग्रीमेंट आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक ये एसोसिएटेड हैं किससे? तो ग्लोबल जो है इन्वायरमेंटल फंड जो है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ठीक। इट इज़ अ फिनेंशियल मैकेनिज्म, क्या है? फिनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। वो कन्वेंशंस कौन कौन से हैं? मिनामाता जो कि मरकरी पे है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। मिनामाता कब आया? कमेंट में बताइए, पहली वीडियो में बताया गया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यूएनसीबीडी यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनसीसीडी यानी कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन पे जो है, और यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सबके लिए जो है जीईएफ जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसका पूरा नाम है। ये फिनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है, यानी फंड प्रोवाइड करता है इनके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, याद रखिएगा, डेवलप्ड में नहीं। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट या वॉलंटरी इंप्लीमेंटेड एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, ये है यूनाइटेड नेशनल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के तहत जो है ये क्या आया था, सॉरी ये वाला इसके तहत आया था, जो फर्स्ट जो है अर्थ समिट हुई थी, एजेंडा 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नीरी कहते हैं, कहाँ पे बेस्ड है ये? तो ये नागपुर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर में है, और ये CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर आती है। ठीक है, इसके ये इंस्टीट्यूट है, इसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, नागपुर महाराष्ट्र में है। कब बनी थी? 1958 में। तो जब 1958 में ये बना जो है, तो इसका नाम था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सीफेरी बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम बाद में चेंज करके नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ठीक है, इसके 5 जो है जोनल लेबोरेटरीज भी हैं। एक तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। जोनल लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ पे हैं? तो चेन्नई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी है एक, जो NEAA है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कैसे आया? तो ये नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट आया था 1997 में। ठीक है, इसके तहत इसको बनाया गया। ठीक है, टू एड्रेस केसेस इन विच इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज आर रिक्वायर्ड। जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस जिसके लिए चाहिए, कोई प्रोजेक्ट है, डैम बनाना है या कुछ है, उनके लिए क्लियरेंस देने के लिए नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी आई। ठीक है, इन सर्टन केसेज रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ बनाना है, जैसे कोई जो है सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे कुछ करना है, तो उसके लिए पहले आपको नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। कब आई थी ये? 1997 के एक्ट के तहत, यानी नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 के तहत इस जो है अपीलेट को बनाया गया। ठीक है, बेसिकली अपीलेट जो है ये 1997 में ही बना था। यूजर्स कैन गेट डिटेल रिलेटेड टू अथॉरिटी, इट्स फंक्शन, एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको अम्ब्रेला एक्ट या लेजिस्लेशन कहते हैं ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया, एंड इट वाज पास्ड इन द रिस्पॉन्स टू UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1972 वाला। ठीक है, तो EPA जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है। ठीक है, उसकी पॉलिसीज को इनेक्ट करने के लिए। EPA इनेक्टेड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात करते हैं, तो पहले इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी था। ठीक है, बाद में इसका नाम अप्रेजल कमेटी कर दिया गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, उसी के अंतर्गत बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछेगा। ठीक है, ऑन 22 जुलाई 2010 जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वॉज रीनेम्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करें, NGT की, तो ये जो है 2010 में आया था, अक्टूबर 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे है? बेंचेस दिल्ली में है, पुणे में है। प्रिंसिपल बेंच तो दिल्ली में है, बाकी जो है पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता
में भी हैं और ये कहीं से भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत आया था, अक्टूबर 18 2010 से काम कर रहा है। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ पार्ट 3, ये जिसको आप जो है फंडामेंटल राइट बोलते हैं, जिसका आर्टिकल 21 से ये इंस्पिरेशन लेता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच अश्योर्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है। इट इज नॉट बाउंडेड बाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी और सीपीसी के द्वारा ये बाउंड नहीं होता है। जो 1900 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब का है, 1908 का, इसके तहत ये अपना जस्टिस नहीं सुनाता है। कोड ऑफ, जैसे नॉर्मल कोर्ट्स करती हैं इंडिया में और भी जो ट्रिब्यूनल्स हैं या कोर्ट हैं, वो इसके तहत बाउंड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सीआरपीसी तहत। बट ये इसका जो प्रिंसिपल है वो गाइड होता है किससे, नेचुरल जस्टिस के थ्रू, ठीक है, नेचुरल जस्टिस के थ्रू। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एनजीटी इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ विच, सीआरपीसी, सीपीसी और नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस, इसका फॉर्मेशन डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 18 2010। इसके अभी डायरेक्टर कौन है या डायरेक्टर नहीं होंगे, इसके जो चेयरमैन कौन है वो बताइए, ठीक है, चेयरमैन कौन है वो बताइए कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑन एनवायरनमेंट, ये कई बार हमने डिस्कस किया है। द फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑन एनवायरनमेंट वाज स्टॉकहोम समिट ऑफ 1972, जिसको ह्यूमन एनवायरनमेंट समिट भी बोलते हैं। इट वाज डिसाइडेड इन दिस समिट दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 2021 का सेलेक्ट किया गया है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, 2021 वाले को पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। 2021 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसकी जो होस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान है और थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। थीम क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 का, 5 जून का, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इसी में जो है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन भी लॉन्च किया गया। कब से कब के लिए, तो 2021 से लेके 30 के लिए। 2022 का होस्ट करेगा स्वीडन। इंडिया ने कब होस्ट किया था, तो इंडिया ने 2018 होस्ट किया था यूएन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 का, 5 जून 2018 को। और इस समय थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। 2018 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जब इंडिया ने होस्ट किया था तो इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो है 2021 वाला जो पाकिस्तान ने होस्ट किया है, इसका थीम जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। इसको आसानी से आप जो है रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2021 से 30 तक जो है इसी में लॉन्च किया गया, यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की तरह मनाया जाएगा, ठीक है। तो थीम भी वही है, डिकेड का नाम भी वही है। 2022 का स्वीडन होस्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का फादर किसको बुलाया जाता है, तो ये मोसानोबू फुकुओका हैं, ये जो हैं जापान के हैं, इनको फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग बुलाया जाता है। बेसिकली ये जापान के फार्मर और फिलोसफर दोनों हैं, ठीक है। एल्बर्ट हावर्ड जो हैं वो जो है उनको माना जाता है फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट, ठीक है। हावर्ड वॉज द फर्स्ट वेस्टर्नर टू डॉक्यूमेंट एंड पब्लिश द इंडियन टेक्निक ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बेसिकली इन्होंने ये सारी चीज़ें इंडिया में रह के ही सीखी हैं, ठीक है। इन्होंने अपना अधिकतर टाइम जो है इंडिया में ही बिताया है, ठीक है। तो कौन है ये, अल्बर्ट हावर्ड, और इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट, ठीक है, हावर्ड, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, तो ये किसको कहते हैं, तो ये सुभाष पालेकर हैं, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ZBNF क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें चार जो हैं इसके जो वो पॉइंट्स जो हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं ZBNF के, ठीक है। उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग कौन थे और MS स्वामीनाथन कौन थे, तो MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और उसमें जो इन्वॉल्व थे, इनके जो दोस्त थे नॉर्मन बोरलॉग, ये इनको भी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 1952 में कहाँ से, कैम्ब्रिज से पढ़ के इंडिया आते हैं। तो इनको जो है इनका जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके हिसाब से इनको जॉब नहीं मिलती है। तो बाद में इनको जो है असिस्टेंट की जॉब कहाँ पे मिलती है, जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, ठीक है। कटक में 3 महीना यहाँ काम करते हैं। उसके बाद जो है IARI, ठीक है, IARI में इनको फिर से जो है असिस्टेंट केटोलॉजिस्ट की जॉब मिलती है। तो यहाँ पे कुछ दिन काम करते हैं। 1954 में
इनको डायरेक्टर बनाया जाता है, किसका? आईसीएआर का, ठीक है, आईसीएआर का। और ये 1952 और 1954 के तहत ही, बीच में ही, ये इनके जो दोस्त हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये काफ़ी परेशान रहते हैं इंडिया की हालत देख के कि हमारे यहाँ ग्रेन की सेल्फ सफिशियंसी नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग इनको सजेस्ट करते हैं, कुछ सीड्स लेके आते हैं मैक्सिको का ड्रॉप वीट का, ठीक है, सीड्स देते हैं कि इस पे जो है रिसर्च किया जाए। तो ये लोग दोनों लोग मिलके एक हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, 1958 में। 1954 में बना लेते हैं, लेकिन हल्का सा इसको जो है तो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं आते हैं। 1958 में इनको लैंड ग्रांट होती है 100 एकड़ के आसपास, जो ये जो है 100 एकड़ से कम, पहले 1958 में लैंड थोड़ी ग्रांट होती है, इस पर खेती करते हैं और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, उस वीट के हाई यील्डिंग वैरायटी के, ठीक है। लेकिन अभी भी जो इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, क्योंकि जो है जो लोकल हैं फार्मर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके अंदर बहुत हिचक वगैरह थी। उसके बाद जो है 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत प्रमोट करने पे इनको जो है ढंग से 100 एकड़ में प्लांट किया गया और बहुत ही भयंकर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए। उसके बाद ही इसको पूरी तरीके से अपनाया गया। तो 1968 वाला पीरियड जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन का माना जाता है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इससे पहले इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था इन फूड ग्रेन्स। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट घोषित करता है इन फूड ग्रेन्स, ठीक है, सिर्फ 3 साल में, ठीक। तो एम.एस. स्वामीनाथन का ये जो है रोल था इंडियन उसमें फूड ग्रेन्स में, ठीक है। वो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ मैक्सिकन वीट, ठीक है, वीट सीड्स, ठीक है, मैक्सिकन वीट सीड्स थे, ठीक है। बेसिकली ये ड्रॉप इनको बोला जाता था, ड्रॉप छोटे होते थे ये पौधे, इनके बौने तरह के, ठीक है, ड्रॉप पौधे होते थे। 1968 वाला सीजन आ गया। 1982 में इनको, जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का रीजनल सेंटर इंडिया में खुला है, ठीक है, अभी रिसेंटली 1-2 साल में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है, इसका इनको डायरेक्टर बनाया जाता है। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर ऑफ IRRI, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। इनको जो है उसके बाद जो है ये फर्स्ट एशियन जो है इनको यहाँ पे चुना जाता है, ठीक है। 1970 में ही नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज मिलता है और उसको जो है वो बताते हैं कि अगर एम.एस. स्वामीनाथन नहीं होते तो ये संभव नहीं होता, ठीक है। तो इनको, तो इसका जो है डायरेक्टर बनाया जाता है IRRI का। और IRRI का जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर कहाँ पे है? रीजनल सेंटर वाराणसी में खोला गया है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, वाराणसी में खोला गया है, ये ध्यान रखिए। और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये कटक उड़ीसा में है, ठीक है, कटक उड़ीसा में, ठीक। और एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसका नाम आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक जो आपका तो रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये सारा जो है आप कमेंट में बताइए। इनको कौन कौन सा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, सारी चीज़ें मिली हैं इनको, ठीक है। और तीनों अवार्ड मिले हैं, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक है। ये तीनों अवार्ड भी मिले हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। बस भारत रत्न नहीं मिला है, ये याद रखिएगा, भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। 34 से ज़्यादा अवार्ड इनको मिले हैं टोटल, ठीक है। मोनाशोबू फुकुओका बता ही दिया, अल्बर्ट थे, सुभाष पालेकर थे, ये सारी चीज़ें आप जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the best strategy for environment friendly sustainable development of Indian agriculture? ठीक है, तो इसमें बताना है कि which one of the following is best strategy for ऐसा एग्रीकल्चर हो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करे इंडियन एग्रीकल्चर का। तो इसमें पहला जो है एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, अगर कल्टिवेबल लैंड को बढ़ा दें, इंक्रीज यूज ऑफ सुपर फॉस्फेट, तो आप फर्टिलाइजर्स का तो यूज ही नहीं करना है, तो सस्टेनेबिलिटी कहाँ से रह गई? यूरिया का यूज बता रहा है, तो ये तो बायोसाइड्स का यूज बता, तो बायोसाइड्स अगर एक बार तो मान ही लेते, लेकिन यूरिया और सुपर फॉस्फेट कहाँ है? गलत हो गया, ठीक है। वाइडर पॉपुलेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज क्रॉप्स, ठीक है। तो हमको तो ये नहीं करना है ना, हमको इनऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप करो, लेकिन जो आप इनऑर्गेनिक तरीके से करो, सस्टेनेबल करो, जिससे आपको इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो ये तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो क्रॉप्स हैं, ये आपको पता है कि इनमें जो है फर्टिलाइजर ज़्यादा लगते हैं,
ठीक है, हाई फर्टिलाइजर डिमांड करते हैं, हाई इरिगेशन डिमांड करते हैं, तो ये कहाँ से सस्टेनेबल रह गए। बेटर एड फॉर मोर इरिगेशन, ठीक है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एरियल स्पेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात कर रहा है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, तो दोनों, दो वाला भी कट गया, एक वाला भी कट गया। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट यानी लेग्यूम्स की बात कर रहे हैं, दलहनों का, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप वैराइटीज, तो ये एकदम सुटेबल आंसर है तीसरा। आप देख के ही लगा लेंगे, हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इम्प्रूव्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स मशीनरी, यूज ऑफ पोटेंट इंसेक्टिसाइड, कहाँ से, मिनिमाइज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट ग्रास ग्रेन लॉसेस, मोनोकल्चर, तो मोनोकल्चर की तो बात ही नहीं की जा रही है ना, ये तो मिक्स क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे जब भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं कि ठीक है, एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप आप लगाइए, ठीक है, ये मोनोकल्चर यानी एक क्रॉप लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो इंडिया में जो आपका जो है एनएमएसए जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट बताया गया है, 8 पॉइंट है, वो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो ये लॉन्च कब किया गया, 2014-15 में। इसका एम क्या है, एट मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रिमरेटिव, क्लाइमेट रिजिलियंट बाय प्रोमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान वाला एरिया है, तो यहाँ पे ऐसी क्रॉप लगाइए जिसमें पानी कम लगे, यूपी है तो थोड़ा वाटर इंटेंसिफाई वाली जो है क्रॉप लगा सकते हैं, तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से करिए। सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स अपनाना, कॉम्प्रिहेंसिव सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड है उसके तहत, इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक स्प्रिंकल्स की बात कर रहा है, रेनफेड टेक्नोलॉजी के कौन कौन सी यूज हो सकती हैं। तो ये बताइए आप कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके 4 सब पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये किसका पार्ट है, ठीक है, ये किसका पार्ट है, एनपीसीसी आपको पता होगा तो उसको कमेंट में आप बताइए क्या है, और उसमें कितने जो 8 जो स्कीम आती हैं वो 8 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस इन, ये सारी यूपीएससी के क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें और भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो विद रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम्स सिग्निफिकेंस, तो इंडियन एग्रीकल्चर में जो अभी सर्कमस्टांसेस हैं, जो मतलब जिस तरह से प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके हिसाब से एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट अज्यूम किया गया, वो क्या सिग्निफिकेंस प्रूव करता है उसको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन आता है, ठीक है, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का जो वो दिया गया था मसौदा, ये एफएओ ने प्रेजेंट किया था, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेजेंट किया था, उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है। तो अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, नहीं, ये तो बात ही नहीं की गई थी। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, 3 ही बात की गई थी इसमें, वैसे 3 बात की गई थी, मतलब आपको ज़मीन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है तो खुदाई उसकी कम कीजिए, मिनिमम टिलेज, ठीक है, मिनिमम टिलेज, जैसे पहले जो है बैलों से जुताई की जाती थी उस तरह से, ठीक है। उसके बाद बात करता है अवॉइडिंग कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, इसका कोई मतलब नहीं। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉयल सरफेस, जो हम जला देते हैं बेसिकली, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे आपके पंजाब और हरियाणा में जो बर्निंग होती है जिससे दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन होता है, उसको नहीं करना है, बेसिकली उसी को जो है उसके ऊपर रख के उसको मैन्योर बनाइए, ठीक है। तो क्रॉप को वो लैंड कवरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। और उसके अडॉप्टिंग स्पैटियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशन, रोटेट करके एक क्रॉप लगाए उसके अलावा दूसरी क्रॉप लगाइए, ठीक है, तो इस तरह की बातें कर रहा है। तो 2, 4 और 5, ठीक है, 2, 4 और 5 ये और ये गलत है, ठीक है। देखिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, कैन बी डिफाइंड बाई स्टेटमेंट गिवन बाई एफएओ, अ फार्मिंग सिस्टम दैट प्रमोट मिनिमम सॉयल डिस्टर्बेंस, नो टिल फार्मिंग, ठीक है, टिलेज फार्मिंग नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट सॉयल कवर, ठीक है, तो ये परमानेंट सॉयल कवर मेंटेन होना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पेसीज, ठीक है, तो ये 3 ही पॉइंट है और उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं है। चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, अभी बताए थे आपको कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये लाई गई थी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और कब लाई गई, भोपाल गैस त्रासदी के बाद। और किसके तहत लाई गई, तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 का, इसके तहत लाया गया, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, याद रखिएगा। तो GEAC फंक्शंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज पर द रूल्स ऑफ 1989, तो 86 का तो एक्ट है, ठीक है, रूल्स ऑफ 1989, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ, सॉरी इसमें कुछ थोड़ी सी आपको गलत बता दिया है, ठीक है,
तो ये सॉरी ये समझ के बता दिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बता दिया, लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी थी। ठीक है, तो ये 1986 में लाया जाता है। ठीक है, और फंक्शन किसके अंदर करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल किस लिए, फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हाजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके खिलाफ जो है ये आपको आगाह करेगा। ठीक है, बेसिकली इसको रोकना। रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंगल। ठीक है, कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो एक फंक्शन हो गया, लेकिन जो आपका जो वो क्या नाम होता है, जेनेटिक जीएम जो क्रॉप्स होते हैं उनको अप्रूवल के लिए भी ये काम करता है। जेनेटिक जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स होती हैं, जीएम क्रॉप्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके अप्रूवल में भी इसी का योगदान। द कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स। तो फील्ड ट्रायल भी करेंगे उसमें। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब आया, तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फाउंड कब की गई, 2011 में। ठीक है, अथॉरिटी ये 2011 में आई। ठीक है, और फूड जो है इस्टेब्लिश हुई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आई। और एक्ट कब आया था ये बताइए आप कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सही है। एडवर्स चेंज ब्रॉड इन बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये भी सही है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का ये भी कारण है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव सही है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स लोअरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ का लोअर होना, एडवर्स चेंजेस बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का क्या मतलब है, जैसे कोई जो एलाइन स्पेसी जो है, जैसे मान लीजिए यूकेलिप्टस है, जो कि कहते हैं कि एलाइन स्पेसी है, इंडिया में आ गई और बहुत ही वाटर सोकिंग जो प्लांट है, तो वो और आसपास के प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। ठीक है, मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ, तो पहली वीडियो में आप देखेंगे कि उनका जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर बताया था। ठीक है, सीडलिंग्स का वो टूट जाता है। रूट हेयर्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर और मिनरल्स पहुंचाना टू प्लांट्स टू ग्रो। तो जब ये टूट जाता है ट्रांसप्लांटेशन के समय, जब ट्रांसप्लांट किया जाता है प्लांट, तो उसकी पत्तियां जो हैं ब्राउन हो जाती हैं और फाइनली डेड कर जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन द फाइन रूट्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू जॉस्टलिंग ड्यूरिंग द अपरूटिंग प्रोसेस। ठीक है, अपरूटिंग प्रोसेस ज़्यादातर जो आप देखेंगे कि पहले नर्सरी तैयार की जाती है, फिर एक जगह से हटा के प्लांट को दूसरे जगह लगाया जाता है। ठीक है, तो जो ये जो प्लांट के जो है रूट हेयर्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। हेयर्स टूट जाते हैं तो हेयर्स जो है वो किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज और स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिन। तो आप देखेंगे पैक्टिन कैसे, ये जो कोई भी सीड आप देख लीजिए, तो सीड के ऊपर जो मोटा परत होती है ना, मोटी परत, वो पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, पैक्टिन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statement. It is a global action plan for sustainable development. Correct. It originated in World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg 2002. तो ये तो गलत है। ठीक है, एजेंडा 21 जो है 1992 वाली जो है फर्स्ट अर्थ समिट में लिए उठाया गया था। ठीक है, इज अ नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992, यानी फर्स्ट अर्थ समिट में ये आया था एजेंडा 21, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वॉज इनेक्टेड इन कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कि बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक्ट है ये किस प्रोविजन के तहत लाया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, तो ये तो सही है पहला। ठीक है, प्रोविजन फॉर ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एरिया, तो इसकी तो बात ही नहीं करता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, तो यहाँ भी कोई बात नहीं करता, तो बेसिकली यही है, पहला ही सही है, वन ऑनली। तो एनजीटी 2010 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी क्या है, ट्रिब्यूनल है टू हैंडल द एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस परटेनिंग टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, एनजीटी वॉज एस्टेब्लिश ऑन 18 अक्टूबर 2010
और इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये ही कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो हमेशा पूछेंगे। ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी का यूपीपीसीएस में 1-2 पॉइंट में पूछेगा, और यहीं से जो है कि ये कब आया, ठीक है, डेट पूछ लेगा, ठीक है, ईयर पूछ लेगा, और कैसा वो फॉलो करता है, ठीक है, और आर्टिकल 21 कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है वो पूछ लेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट कौन है? तो विलियम एम एडम्स हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ गया था तो हल्का सा डाल दिया है, इतना रिलेवेंट नहीं है। तो ग्रीन डेवलपमेंट बुक है, इसके ऑथर हैं विलियम एम एडम्स, ठीक है, ब्रिटिश जियोग्राफर थे। विद रिफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसको गाक्सा कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? गाक्सा इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस। फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है, गाक्सा पेरिस समिट के तहत नहीं आया। मेंबरशिप इसकी जो है कोई जो है बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं वो बनाती है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी होता है, आप मन के हिसाब से अपना कर सकते हैं, तो ये सही है। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ गाक्सा, तो ये गलत है, इंडिया सिग्नेटरी है, बस ये याद रखिएगा, इंडिया इज एन सिग्नेटरी, ठीक है। तो सिर्फ दूसरा सही है। तो डेवलप्ड बाई FAO, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कब हुआ था? 2010 में। यही चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार देख सकते हैं पढ़ना चाहें तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसको पेज कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर एक्शन इन ग्रीन इकोनॉमी, अ UN मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट। तो कब आया? तो ये जो आया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में, यहाँ पे इसको पेज लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो पूरी डिटेल तो यहीं दी गई है, इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं थी। तो ये पार्टनरशिप है फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये यूनाइटेड नेशन का एक मैकेनिज्म है टू असिस्ट कंट्रीज इन ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी, उनको और हरा भरा बनाना है, यही इसका काम है पेज का, ठीक है। तो ये जो आपका Rio+20 जो समिट हुई थी, Rio+20 जो कि 2012 में हुई थी, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और ये 4th जो है अर्थ समिट थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे पेज अडॉप्ट किया गया। इन्वायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ, तो बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर भी होते हैं, अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं, तो सारे होते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज अ नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बायोटिक इन एन एरिया फंक्शनिंग टुगेदर विल ऑल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ केस ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी, ठीक है, कि आपकी ये जो जनरेशन है वो जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में भी सोचे कि आप तो यूज़ कर ले रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो है आप ये सोचें कि इनके लिए भी कुछ बचे। जैसे इसमें फैमिली प्लानिंग भी आ जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, अगर आप डालना चाहें, ठीक है, डिस्कस कहीं नहीं हुआ है तो फैमिली प्लानिंग होगी। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जो अभी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, जो प्रेजेंट लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है 2015 वाली जो एग्रीकल्चर सेंसस हुई है वो जो है 0.8%, 0.8 हेक्टेयर्स है, बट 8 हेक्टेयर है, ठीक है, ये काफ़ी कम हो गई है। और जो फर्स्ट सेंसस हुई थी वहाँ 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थी, तो ये कम हो जाएगी, तो इनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हैं, ठीक है, मतलब फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बस ये जानिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ केस ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the idea that human societies must live and meet their need without compromising the ability of future generation, जो वहीं पहले बात की, to meet their own needs, ठीक है। The official definition of sustainable development was developed for the first time in बर्टलैंड रिपोर्ट ऑफ 1987, ठीक है, जिसको और क्या कहते हैं? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका थीम क्या था? तो आवर कॉमन फ्यूचर, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1987 या जिसको बटलैंड कमीशन भी कहते थे, इसका थीम जो था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और वहीं जो आपका जो है 2012 वाला यानी Rio+20, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, Rio+20, इसकी थीम थी फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी वांट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। इट वाज हाईलाइटेड ड्यूरिंग अर्थ समिट
ऑफ 1992 रियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हाईलाइट कब किया गया, तो पहले तो पुट किया गया बर्टलैंड रिपोर्ट में, दूसरा हाईलाइट जो है फर्स्ट अर्थ समिट 1992 रियो में जो हुई थी ब्राज़ील में, यहाँ पे हाईलाइट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव, द सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑल्सो एक्ट इन सपोर्ट ऑफ द 2014-2024 डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है कि द सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव, ठीक है, ये जो है इसने जो है एक डिकेड लॉन्च किया है यूएन का 2014 से 24 के लिए। जो डिकेड है उसका नाम है डिकेड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। किसने डिक्लेयर किया, तो यूएनजीए ने डिक्लेयर किया था। कब किया, 2012 में। बस डिकेड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, तो ये बस याद रखेंगे 2014 से लेके 2024 के लिए। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली 2012 में। बस इतना याद रखें। अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है कंट्री का नेचुरल कैपिटल, क्या क्या होता है, तो फॉरेस्ट होता है, वाटर होता है और मिनरल होता है, रोड नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल कैपिटल क्या है, जो नेचुरली ग्रो हो। ठीक है, तो फॉरेस्ट है, वाटर है, ये सारे नेचर में अपने आप मिलेंगे। ठीक है, मैन मेड ना हो, तो रोड क्या है, मैन मेड है। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल में कैसे है मेन रोल। ठीक है, तो बेसिकली आपको वाटर साइकिल बिना सन की एनर्जी के पूरा ही नहीं होगा। तो जो सन से पानी हीट होगा, ये वाटर है, ये हीट होगा। ठीक है, जब हीट होगा तो ये इवेपोरेट होगा, क्योंकि जो है अगर ये कोल्ड रहता तो ये तो डाइव करता ना, नीचे की तरफ जाता, और ये हीट होगा तो हल्का होगा और ये इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होके जो है ये कंडेंस होगा। कंडेंस होके जब इसकी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीच कर जाएगी तो जो है ये पर्सिपिटेशन होगा इसका, और ये नीचे गिरेगा। फिर से वही प्रोसेस चालू होगा, हीट जो है ट्रांसफ़र होगी सन की तरफ से, फिर से जो है ये इवेपोरेट होगा। तो यही है पूरा वाटर साइकिल। ठीक है, तो वाटर साइकिल में काम करता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्मार्ट सिटी मिशन का ही बेसिकली पार्ट है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी यानी सस्टेनेबल सिटी से बात करते हैं। ठीक है, और इफिशिएंट एनर्जी सिस्टम होना चाहिए, इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, इनकरेजिंग यूज ऑफ मोर पर्सनल व्हीकल्स। तो ये कहाँ से हुआ है, तो सस्टेनेबिलिटी रही नहीं ना। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तब सस्टेनेबल रहेगा, स्मार्ट सिटीज़ रहेगा। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन में जो है पर्सनल व्हीकल को डिस्करेज किया गया है, इनकरेज नहीं किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया गया। 8 पॉइंट है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, द स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो जून 25, 2015 को, विद द की ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग सिटीज टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन्स। ठीक है, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, इंदौर और सूरत अभी बेसिकली जो है 2021 में जून में एक जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया। प्रोग्राम जो है महुआ ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने। किस लिए किया, कि 3 चीज़ों के, तो स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, और अमृत योजना, ठीक है, और क्या है, और वो हाउसिंग वाली जो स्कीम है, इसके जो है 6 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो उस पर अलग अलग जो है सिटीज़ को अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। तो इसी में जो है इंदौर और सूरत ने सिटी अवार्ड जॉइंटली इनको मिला है 2021 के लिए फॉर दियर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को स्टेट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क बीसी में 2.0 लॉन्च किया गया। ठीक है, सितंबर 2020 में, विद द एम टू प्रोवाइड overarching roadmap to formulate, implement and monitor urban climate action in India. The top performing cities इसके तहत जो है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है 2.0 है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत जो टॉप 9 परफॉर्मिंग सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनको 4 स्टार रेटिंग मिली है। पहला सूरत है पहले नंबर पे, फिर इंदौर है, अहमदाबाद है, पुणे है, विजयवाड़ा है, राजकोट है, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवड़ जो कि पुणे का ही है। ठीक है, पुणे भी है और पिंपरी चिंचवड़ भी है। ठीक है, और वडोदरा गुजरात का है। ठीक है, तो ये 9 सिटीज़ है, याद रखिएगा। आइए ये सारी चीज़ें जो हम थ्योरी वाली वीडियो है पहली इन्वायरमेंट की डे 2 वाली, उसमें डिस्कस है। ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन के रूप में हम डिस्कस कर रहे हैं। द लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, तो उनको एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेयर ऑफ थिन गैसेज होती हैं
और क्वेश्चन पूछ ले कि एयर इज व्हाट, तो एयर इज जनरल मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। तो एयर में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, तो ये तो एटमॉस्फेयर होता है अराउंड अर्थ जो है, लेयर ऑफ गैसेज। वी लिव एट द बॉटम ऑफ इनविजिबल ओशन कॉल्ड एटमॉस्फेयर, अ लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग आवर प्लेनेट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो दोनों मिला के 99% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99%, जैसे ये 79 मान लीजिए, 79 और 21, 78 और 21, तो ये कितना हो गया आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद आर्गन है, ये तीसरा जो सबसे बड़ी गैस है आर्गन। आर्गन क्या है, नोबेल गैस है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये परसेंटेज याद रखेंगे, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का 2-3 बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नियॉन वगैरह का परसेंटेज नहीं पूछेगा, नियॉन भी नोबेल गैस है, हीलियम भी नोबेल गैस है, क्रिप्टॉन भी नोबेल गैस है, हाइड्रोजन नोबेल नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, जेनॉन भी नोबेल गैस। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। क्रस्ट में क्या है सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कितना, 46% के आसपास है। उसके बाद सिलिका ऑक्साइड है कितना, ये 27% के आसपास है। उसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना है, 8% के आसपास है। उसके बाद क्या है, ये आप कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम दूसरी वीडियो के साथ आएंगे। कल वाली जो वीडियो होगी उसमें हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी रहेंगे, और हिस्ट्री की टॉपिक बेसिकली आईवीसी, वैदिक कल्चर, और जो है ये आपका महाजनपद, ये सारी एक जो है स्लाइड में कल आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है वो क्या नाम है, वीडियो जो आपकी डे 2 की है, डे 2 वीडियो ऑफ इन्वायरमेंट, उसके शुरुआत में ही उसको बताया गया है कैसे पीडीएफ लेना है, वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।